सो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। माय नेम इज शाहरुख सैफी और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चों अपना चैप्टर जो है पावर शेयरिंग के बारे में। एज यू नो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एक कंट्री की केस स्टडी के बारे में भी बता दिया था जिसका नाम है बेल्जियम। और आज की इस क्लास में हम सेकंड कंट्री की केस स्टडी के बारे में जानेंगे जो कि है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप आपको बेल्जियम के बारे में बता देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो इसी वाले टॉपिक में कवर हो सके। तो बेल्जियम में हुआ क्या था बच्चों, अगर आप सही से देखोगे कि बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि वहां पे जो स्पीकर्स हैं यानी कि जो अलग अलग भाषा का यूज करते हैं वो अलग अलग है। कोई माइनॉरिटी में है तो कोई मेजॉरिटी में है। जो मेजॉरिटी में थे वो थे डच और जो माइनॉरिटी में थे वो थे फ्रेंच और रेस्ट थे जर्मन। तो जर्मन का इतना कोई रोल नहीं है, लेकिन मेन जो डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा था वो हमें डच और फ्रेंच में ही देखने को मिल रहा था। जब मैं ओवरऑल बेल्जियम की बात कर रहा हूं तो बेल्जियम में मेजॉरिटी में डच आ रहे थे। जब मैं उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे डच जो मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं और फ्रेंच जो माइनॉरिटी में थे वो मेजॉरिटी में हो जाते हैं। इस वजह से उसका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं श्रीलंका जैसे कंट्री की तो इसमें भी बच्चों आपको थोड़ा बहुत यही चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता क्या है, इन दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए थे, जो परिणाम निकल के आए थे वो काफी ज्यादा डिफरेंट थे। अब आपको पता चलेगा कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहां पे इंप्लीमेंट किया गया तो उसके क्या रिजल्ट निकले और कहां पे नहीं किया गया उसके क्या रिजल्ट निकले। फिर एंड में आपको पता चल जाएगा कि जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है क्या उसे हमें अपनाना चाहिए या फिर नहीं अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम केस स्टडी शुरू करते हैं आज श्रीलंका की। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आप ही है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे और आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा हमें नीड है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका के बारे में, एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझने की कोशिश करेंगे। तो श्रीलंका क्या है बच्चों, एक प्रकार का आइलैंड नेशन है। ये हमें आपको इंडिया का जो आप मैप देखते हो उसके बिल्कुल साउथ साइड में, यानी कि ये जो इसका मैप है बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल साउथ साइड में हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है कि ये एक आइलैंड नेशन है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। जी हाँ, हमारा साउथ इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, जस्ट उसके थोड़े से दूर पर है, कुछ ही किलोमीटर के। एक चीज और बताता हूं, एक स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट का नाम आप यहां पे नोट कर लेना, उसे हम कहते हैं PALK, पाक स्ट्रेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो पाक स्ट्रेट है तमिलनाडु के साइड और साथ ही जो श्रीलंका का नॉर्थ वाला साइड है वो जाफना है, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। ये एक जीके टाइप वाला भी क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो श्रीलंका इज अ आइलैंड नेशन और जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। जैसे हमने बात करी थी ना कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो हाफ है हरियाणा के, लेकिन जब श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करते हैं वो बिल्कुल इक्वल है हरियाणा के। तो बच्चों एक चीज आप नोट कर रहे हो, मैं आपको बताता हूं, आप देख रहे हो कि हमारे कंट्री के जो स्टेट है वो दूसरे कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो काफी ज्यादा अनइक्वल है। मतलब दो ही कंट्री, चाइना और इंडिया, जो कि 130 प्लस आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और थर्ड कंट्री का इतना गैप है कि यूएसए, जिसकी सिर्फ 32 के समथिंग ही है करोड़। तो कितना सारा गैप है। तो इस वजह से बच्चों ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वाली जो चीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत अनइक्वल तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। खैर वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो सेम आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब यहां पे बताई गई है साउथ एशिया रीजन के बारे में, तो यहां पर एक छोटी सी जानकारी साउथ एशिया के बारे में बता देता हूं। देखिए, श्रीलंका पार्ट है साउथ एशिया का, लेकिन इसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हमें साउथ एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन सी है, जैसे हमारा इंडिया भी साउथ एशिया का पार्ट है, उसके अलावा पाकिस्तान भी, उसके अलावा बांग्लादेश भी, उसके अलावा नेपाल, आप म्यांमार को भी जोड़ सकते हैं, अफगानिस्तान को भी जोड़ सकते हैं, और इसके साथ साथ बच्चों आप नेपाल को
आप भूटान को और साथ ही मालदीव को। टोटल 9 कंट्रीज हमें साउथ एशिया में देखने को मिलती हैं, जिसमें से 2 कंट्री जो है म्यांमार और अफगानिस्तान, इसे बाद में ऐड अप किया गया था, लेकिन स्टार्टिंग की जो कुछ कंट्री है स्पेशली 7 कंट्री, ये तो शुरुआत से ही साउथ एशिया का पार्ट है। श्रीलंका भी उसमें से एक है। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमें डाइवर्स देखने को मिलती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो क्या है, डाइवर्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए बच्चों, इंडिया के अंदर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है ना। अब यहाँ पे आपको कोई एक रिलीजन नहीं देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको कोई एक रिलीजन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हिंदू भी देखने को मिलेंगे, मुस्लिम भी, जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है और भी बहुत सारे, है ना। तो इसका मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग यूज करते हैं, इवन जो लोगों के कल्चर है वो भी अलग अलग है। मतलब इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है ना वो पीक लेवल की देखने को मिलती है, और इसलिए समटाइम कुछ चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़ते हैं। जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो लोग ऐसा कहते थे कि इंडिया इतने ज़्यादा समय तक टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता रहेगा। बट फिर भी हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया और डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे जो जितनी भी गवर्नमेंट है वो चली, और आज तक आप देख लीजिएगा इंडिया आज भी एग्जिस्ट करता है ना। तो ये हमारी एक तरीके से जीत मानी जाती है। खैर, सो यहाँ पे श्रीलंका की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमें बेल्जियम की देखने को मिली थी। अब वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा मेजॉरिटी में कौन ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये जो पाई चार्ट आप देख रहे हो 74% जो है यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि श्रीलंका के नेटिव पर्सन ही माने जाते हैं। अब ये नेटिव पर्सन कौन होते हैं, देखिए जहां पर आप पैदा हुए, पले बड़े बसे, वो आपका एक नेटिव प्लेस हो जाता है, यानी कि आप वहां के मूल निवासी हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा किसी और स्टेट में रहते हो या किसी और यूटी में रहते हो, लेकिन वो कहीं और जाके माइग्रेट हो गए, बट आपका जहां पर भी जन्म हुआ हो वो आपका नेटिव प्लेस कहलाया जाता है। ठीक उसी तरह जो सिन्हाला स्पीकर है वो प्योर तरीके से श्रीलंकन ही माने जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है वो तमिल्स आते हैं। अब तमिल्स भी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे एक तो तमिल वो हो गए जो तमिल के ही, जो श्रीलंका के ही नेटिव पीपल है, और उसके अलावा जो 5% है वो इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज पूछोगे कि सर यहाँ पे तमिल का क्या रोल आ गया, मतलब इंडियन तमिल्स का। देखिए जो आज के तमिल श्रीलंका में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके जो फोर फादर थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पर, क्योंकि अंग्रेजों का इंडिया के ऊपर रूल तो था ही 150 से लेकर 200 के समथिंग ईयर तक, है ना। तो उस समय एज अ प्लांटेशन वर्कर वह श्रीलंका में आए और वहीं बस गए, और उन्हीं की जो संतानें थी, मतलब जो जनरेशन थी चलती रही। तो ये जो 5% आप इंडियन तमिल कहते हो ये उस समय के हैं जिनके फोर फादर उसी टाइम श्रीलंका में बस गए थे। तो इसलिए 18% के समथिंग माइनॉरिटी लेवल पे हमें तमिल्स देखने को मिलते हैं, और जो रेस्ट है 7% वो है क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियन को लेकर काफी खास बात ये है कि यहाँ ये डिस्प्यूट से अलग है, मतलब जो लैंग्वेज को लेके सिन्हाला और तमिल्स के अंदर हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज का भी यूज करते हैं और साथ ही साथ सिन्हाला का। तो मेन जो डिस्प्यूट है हमें तो सिन्हाला और तमिल्स में ही देखने को मिलता है। वो कैसे हैं देखिए, सबसे पहले आप देखोगे रिलीजियस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जो सिन्हाला है जो मेजॉरिटी में 74%, वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा जो तमिल्स है वो डिवाइडेड है 2 रिलीजन्स में। कौन कौन से? एक है हिंदू और दूसरे है मुस्लिम। तो 18% जिसके अंदर 5% इंडियंस तमिल भी है और 13% जो श्रीलंका के तमिल वो। तो ये ओवरऑल डिवाइडेड है 2 रिलीजन में, हिंदू और मुस्लिम। बाकी रेस्ट आप जानते हो वो है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड। क्लियर है? ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे सोचने वाली बात क्या है, ठीक जैसे हमने बेल्जियम का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक जैसे हमने श्रीलंका का कॉन्सेप्ट समझा, अब इसमें पावर शेयरिंग का हमें एक मेन चीज देखने को मिलेगी। सोचने वाली चीज है, देखिए क्या था, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी 2 वर्ड्स को अगर माइंड में रखोगे आपको दोनों की केस स्टडी वैसे भी समझ आ जाएगी। बेल्जियम में क्या था, जो डच कम्युनिटी थी बच्चों, जो डच कम्युनिटी थी ये रही, ठीक है, could take advantage of its numeric majority and force it will own the French and German speaking population।
अगर वह चाहती, डच स्पीकिंग के जो लोग थे जो मेजॉरिटी में थे बेल्जियम में, वो चाहते तो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो भी थी उसके ऊपर अपना राइट्स जमा सकते थे कि भैया हम मेजॉरिटी में जो हम चाहेंगे वही करेंगे। इससे होता क्या कि इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता कम्युनिटीज़ के बीच में, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता, जो झगड़े होते, वो एक पार्टीशन की ओर भी ले जा सकते थे बेल्जियम कंट्री को। और जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी किसकी, बेल्जियम की, वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा अलग था, यानी कि जो फ्रेंच थे माइनॉरिटी में वो मेजॉरिटी में हो जाते हैं, तो इस वजह से वो क्लेम करने लग जाते हैं ब्रुसेल्स के ऊपर, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है वहाँ पे, तो दोनों ही कम्युनिटी क्लेम करती। तो ये सोचने वाली बात है। तो इसका फिर रिजल्ट क्या होता। इसके अलावा श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है 74% जो है वो सभी चीज़ों के अपना एक मोनोपोली कर सकती है, और वो जो माइनॉरिटी लेवल के जो तमिल्स हैं उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को नेगलेक्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं मानती उनके ओपिनियंस को, क्योंकि वो मेजॉरिटी में वो सारी चीज़ें कर सकती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो बच्चों आगे हुआ क्या होगा, कि जो बेल्जियम है उसने कौन से कॉन्सेप्ट को अपनाया होगा, और जो श्रीलंका है उसने कौन से कॉन्सेप्ट को अपनाया होगा। तो इस वाली वीडियो में बच्चों आपको मेनली, अभी हमने श्रीलंका के बारे में समझा है, तो इसलिए आपको श्रीलंका के कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका ने ऐसे क्या गलती करी कि जिस वजह से उनका जो रिजल्ट निकल के आया वो उनके फेवर में नहीं रहा, और जिसकी वजह से श्रीलंका में हमें सिविल वॉर देखने को मिला। ठीक उसी तरह आपको इसके बाद ये पता चलेगा कि बेल्जियम ने ऐसा क्या कॉन्सेप्ट अपनाया जिसकी वजह से जो उसका जो रिजल्ट था एक पॉजिटिव वे में देखने को मिला। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा किसके बारे में, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका के बारे में। सबसे बड़ी बात, सर ये मेजोरिटेरिज्म क्या होता क्या है, मेजोरिटी होती क्या है, क्योंकि इतनी देर से माइनॉरिटी मेजोरिटी हम गिने जा रहे हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंडिया के अंदर 80% के समथिंग हम किस रिलीजन को देखते हैं, हिंदू। उसके अलावा 20% के समथिंग, या आप मान लीजिएगा 15 to 19 के समथिंग हम देखते हैं मुस्लिम्स को, और रेस्ट जो है यहाँ पे सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म सभी देखने को मिल जाता है। तो मेजॉरिटी में कौन हुए, हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में देखने को मिले। तो क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश है, अच्छे तरीके से काम करता है, और साथ ही जो गवर्नमेंट है वो कोई कम्युनिस्ट वाली नहीं है कि जहाँ पे एक ही जना चलेगा उसी का राज चलेगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी जाती है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इसका मतलब होता है अब बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। अगर चाहे जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो पूरी तरीके से एक पूरी फ्रीडम उनके पास है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, वो जिस तरीके का कानून लाना चाहेंगे उस तरीके का कानून आया जा सकता है, जिस तरीके की वो फैसिलिटीज देना चाहते हैं उस तरीके की वो फैसिलिटीज दे सकते हैं। बट फिर भी हमें ये कॉन्सेप्ट श्रीलंका में देखने को मिला, जिसका जो रिजल्ट था वो थोड़ा गलत निकल के है। लेकिन इंडिया के अंदर भी आप बोलोगे कि रिलीजन मेजॉरिटी में है, तो इंडिया में ऐसी चीज नहीं है, उसे आप बाद में समझोगे, लेकिन सबसे पहले आप श्रीलंका के कॉन्सेप्ट से समझोगे, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, तो इसमें क्या बात बताएगी बच्चे, इसमें बताया गया कि श्रीलंका जो फ्रीडम मिली थी उसे 1948 में मिली थी, इंडिया को 47 में मिली थी, जबकि श्रीलंका को 1948 में मिली थी। तो हुआ क्या था, जब 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to source dominance over government of the majority। कहने का मतलब कि देखिए श्रीलंका के अंदर जो गवर्नमेंट चुनी गई ना वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई। श्रीलंका की एक अच्छी बात है कि जब से उसे इंडिपेंडेंस मिली है ना, वहां पे कभी भी मोनार्की सिस्टम या कम्युनिस्ट पार्टी जैसा रूल कभी नहीं हमें देखने को मिला, राजा और उसकी प्रजा। ऑल टाइम वहां पे मेजॉरिटी में हमें चीजें जो देखने को मिली है वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही देखने को मिली है, जिस तरीके से हमें भारत में देखने को मिली है अभी तक। तो दोनों कंट्री बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में थी वो चुनकर आती है, और द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरिज्म मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला कम्युनिटी। जब ये मेजॉरिटी तौर पर चुनकर आती है श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी, अब ये क्या करती है, अब ये फेवर में बात करती है, स्पेशली सिन्हाला कम्युनिटी। वो फेवर क्या होता है, देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा
कि सिन्हाला वॉज एस्टैब्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। 1956 में सिन्हाला जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो फेवर में बात करते हैं सिन्हाला पीपल के, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करो, मतलब कि वो तमिल को इग्नोर कर रही है और सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। और आपने ये जाना था कि सिन्हाला जो पीपल्स है वो ज्यादातर किस रिलीजन को मानते हैं? बुद्धिज्म को मानते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश फॉर प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाता है जिसमें बुद्धिज्म को बढ़ावा देने की, ग्रोथ देने की, प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके वन वे तरीके से काम हो रहा है श्रीलंका के अंदर जब से जो गवर्नमेंट है वो बनती है। तो ये सभी चीजें देख के आपको क्या फील नहीं होता कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उनके ऊपर पड़ेगा। जो ये सारी चीजें उनको लगेगी कि यार एक ही कम्युनिटी के फेवर में सारी चीजें हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा? क्या वो अपनी डिमांड्स नहीं करेंगे? तो वो करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से तमिल पीपल ने भी अपनी डिमांड्स करी थी। वो उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? तो श्रीलंकन तमिल फॉर्म पार्टी एंड स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर एस्टैब्लिश तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उन्होंने भी क्या करा कि भैया देखो, आप जो मर्जी करो लेकिन तमिल को भी ना आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजें हैं आप हमारे फेवर में नहीं कर रहे हो। एक एक करके सारी चीजें आप सिन्हाला कम्युनिटी के लिए ही कर रहे हो, जो कि खुद की आपकी हैं। दे डिमांडेड, वो ये भी डिमांड करते हैं इक्वल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की, कि आप अगर एजुकेशनल और इकोनॉमिक तरीके से हेल्प कर रहे हो सिन्हाला कम्युनिटी की, ठीक उसी तरीके से आपको हेल्प करनी चाहिए हमारी भी, जो कि माइनॉरिटी में तमिल्स। बट सिन्हाला गवर्नमेंट इस चीज को डिनाई कर देती है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा। क्या कर लोगे बताओ? तो उसका रिजल्ट तो निकलेगा। तो 1980s में वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर एस्टैब्लिश इन श्रीलंका। तो 1980 के दशक की बात हो रही है कि उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होते हैं और वो डिमांडिंग करते हैं इंडिपेंडेंट तमिल इल्म की। इसे हम कहते हैं लिट्टे, LTTE। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। तो ये लिट्टे एक प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है और ये क्या बात करता है कि इन दी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एक अलग ही स्टेट की बात करता है कि हमें ना आप आजादी दे दो, हमें एक अलग स्टेट का दर्जा दे दो, लिट्टे। और इन्हीं के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग जाता है, डिस्प्यूट होने लग जाते हैं सभी चीजों को लेके। पावर जो होती है वो ज्यादातर सिन्हाला कम्युनिटी के पास होती है, इसलिए वो हर चीज को नेग्लेक्ट कर देती है, मतलब वो इतना सीरियस नहीं लेती है। तो तमिल्स भी कहां तक चुप बैठेंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब जब डिस्प्यूट हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही तो समझ रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता चला कि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, सिंगल कम्युनिटी के पास ही सारी पावर्स को रहने दिया। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। तो यानी कि इसका जो एंड निकला वो सिविल वॉर से निकला। सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि जब कोई कंट्री के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज है, कुछ कम्युनिटीज को तो बिल्कुल इक्वल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और एक आध कम्युनिटी को इक्वल तरीके से नहीं ट्रीट किया जा रहा, उनके अगेंस्ट में सारी चीजें हो रही है, तो वो अपनी डिमांड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है और उसका रिजल्ट हमें सिविल वॉर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में ही हमें सिर्फ सिविल वॉर देखने को मिला, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसके अंदर हमें सिविल वॉर पहले भी देखने को मिले हैं। तो ठीक इसी प्रकार श्रीलंका में भी हमें सिविल वॉर देखने को मिला और इसका रिजल्ट क्या निकला, जब देश के अंदर ही गृह युद्ध हो जाता है तो इसका मतलब है कि एज अ 1000 ऑफ पीपल बोथ ऑफ द कम्युनिटीज हैव किल्ड। क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर हमला करेगा तो दूसरा वाला शांत थोड़े रहेगा, वो भी हमला करेगा, तो इसका रिजल्ट निकलेगा लोगों की जाने जाएगी। तो लोगों की इसमें जाने भी हमें देखने को मिली और मैनी ऑफ फैमिली वर फोर्स्ड to leave the country as a refugees and many more lost their livelihood। तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज थी जिनको मजबूर किया गया देश छोड़ने के लिए और उनका जो जीवन था पूरी तरीके से तबाह भी हो गया, क्योंकि इतना सारा गृह युद्ध जो हमें देखने को मिल रहा है, कोई किसी का यहाँ पे सगा नहीं बन पा रहा है। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें यह देखने को मिलता है जो सिविल वॉर है और टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो ये हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो सोशल हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक हो, सबसे बुरा असर डालता है और इसकी जो ग्रोथ होती है श्रीलंका में काफी बैठ जाती है। लेकिन फाइनली 2009 में ये क्या होता है, जो सिविल वॉर है वो एंड हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो देखेंगे तो आज भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमें श्रीलंका में देखने को मिल रहा है।
बार बार वहां के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज किए जा रहे हैं, लोग जो है वो इतने ज्यादा सड़कों पे आ चुके हैं कि वो अपने राइट्स को लेकर बात कर रहे हैं, जो चीजें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है उसको कम करने की बात कर रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस वही होता है जहां पे फिर लोगों के जीने तक के काफी ज्यादा मुश्किलात हो जाती है, ठीक है। तो 2009 में ये सिविल वॉर एंड तो हो गया, लेकिन श्रीलंका ने फिर भी बहुत ज्यादा अपने आप में तरक्की कर रखी है, जो कि आपको आगे भी जानने को मिलती रहेगी अपनी आने वाली क्लासेस में। बट स्टिल अभी ये जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था श्रीलंका के अंदर, वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला, जिसका जो रिजल्ट है, जिसकी जो एंड हो रहा है, वो एक नेगेटिव वे में हमें देखने को मिल रहा है कि एक जो कम्युनिटी है वो अपने ही फेवर में काम करना चाह रही है, दूसरी कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में है उसको वो कुछ भी नहीं मान रही है, जिस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है और इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप से निकल के हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है। ऑन द अदर साइड जब आप बेल्जियम के बारे में देखोगे तो उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई है। अब वो समझदारी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में। तो किस तरीके से उन्होंने जो अलग अलग स्पीकर्स है, चाहे वो डच हो गए या फिर फ्रेंच हो गए या जर्मन हो गए, उनके लिए क्या उन्होंने पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जिस वजह से सभी के सभी लोग शांत रह गए और वो मिलजुल कर रहने लगे, ठीक है। तो होप सो कि बच्चों आपको ये जो क्लास है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और श्रीलंका का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा। क्विक रिकैप में अब तक जो हमने पढ़ लिया वो है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, की पावर शेयरिंग क्या होती है, और हमने बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में जान लिया, कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या प्रॉब्लम है वहां पे, और श्रीलंका के बारे में भी हमने जान लिया कि इसकी जो केस स्टडी है वो किस टाइप की है और इसके अंदर जो मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार का रहा और इसका एंड हमें किस तरीके से देखने को मिला। सो ये हमारा ओवरऑल 2 पार्ट्स में ये सारी चीजें कवर होगी। रेस्ट जो आगे वाले पार्ट होंगे उसमें आपको सारा का सारा लेसन हमें कवर देखने को मिलेगा। सो होप सो कि बच्चों आपको ये जो क्लास है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि आपके ये सब चीजें करने से हमें ही ज्यादा से ज्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा और काम करने का। और स्टिल अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।